वेलकम टू एस एन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है सी टेट 2020 साइंस कंटेंट, जिसमें मैं आपसे क्लास 6 की जो साइंस है वो डिस्कस कर रही थी। लेसन 15 तक मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज बारी है लेसन नंबर 16 की, कचरा संग्रहण एवं निपटान। गाइज, ये मेरा पार्ट 1 रहेगा। और आपको एक बात बता दूँ कि इस तरह हमारी जो है क्लास 6 की साइंस बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसमें गाइज ये बताया गया है कि जो कूड़ा कचरा है वो हम कैसे उत्पन्न करते हैं। वैसे तो हम सबको ही पता है, लेकिन इसमें इस पैराग्राफ में सब कुछ कचरे के बारे में बताया गया है। जैसे कि हम मान लीजिए अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध, तेल, जितने भी हम कुछ चीज़ें लाते हैं तो पैकेट में होते हैं, तो पैकेट हम बाहर फेंक देते हैं। तो एक तरह का ये कचरा ही हुआ। मान लीजिए हम जैसे सार्वजनिक स्थलों पर जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, रेलगाड़ियों में जा रहे हैं, मूंगफली के जो छिलके होंगे वहीं फेंक देंगे। बसों से उतरने के बाद टिकट होगी, हम वहीं फेंक देंगे। खेल के लिए पेंसिल छीलता है, छिलके भी वह बच्चा वहीं फेंक देगा। तो जैसे कि कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि टूटे खिलौने, पुराने जूते, कपड़े, चप्पल भी वो बाहर फेंक देते हैं। तो हमने इतना सोचा है कि ये सारा का सारा कूड़ा जाता कहाँ है, कि अगर मान लीजिए सफाई कर्मचारी ये सारा कूड़ा हमारा इकट्ठा ना करे तो क्या होगा, ये कैसे हमें हानि पहुंचा सकता है। को ले जाते हैं तो कहाँ चला जाता है, अगर सफाई कर्मचारी अगर हमारा कूड़ा ले जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, फिर इसका क्या होता है। कि सारा का सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए जिससे हमें कोई भी हानि ना हो। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे दिमाग में भी आते होंगे। तो इस लेसन में आपको यही जो है क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, वो आपको आगे पता लगेगा। खोजने हैं, अगर हमने इतने प्रश्न हमने पूछ लिए हैं गाइस, तो इसके कुछ उत्तर भी हैं। और पहेली और बूझों ने विद्यालयों के बच्चों ने कचरे का निपटान नामक एक परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना से उन्होंने जो सीखा, उनसे जो बातें चर्चा करी, वो हम अध्याय में सीखेंगे। कचरे का निपटान, किस तरह हम कचरे का निपटान कर सकते हैं। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्रित करके ट्रकों तथा नीचे खुले क्षेत्रों में जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं वे ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? भराव क्षेत्र कहते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वहाँ कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसी रूप में उपयोग ना किया जा सकने वाले कचरे से क्या करते हैं? पृथक करते हैं। यानी मान लीजिए जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं, जिससे हम पदार्थ बना सकते हैं, कुछ अलग बना सकते हैं, तो उनको तो हम अलग कर देते हैं। जिनका कोई यूज़ नहीं है उनको हम अलग कर देते हैं। इस प्रकार कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी क्या होते हैं? दोनों ही अवयव होते हैं। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से क्या करते हैं? ढक देते हैं। इसका भी कुछ कार्य है कि मिट्टी की परत से इसको ढक देंगे। जब ये भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाएगा तब प्राय इस पर पार्क अथवा खेल का मैदान हम बना देते हैं। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने के लिए क्षेत्र क्या करते हैं? विकसित किए जाते हैं। अब ये कंपोस्ट क्या है? अब इस हम जो आगे क्रियाकलाप है इसमें बताया गया है। अपने घर के कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर हमने इकट्ठा करना है। फिर इसे 2 समूहों में इस प्रकार अलग करना है क्योंकि जो है कि वस्तुएं हैं अलग अलग हो जाए। ठीक है, जैसे समूह 1 में हम रख रहे हैं यहाँ पर गाइस रसोई घर का कचरा, फल और सब्जी के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियां, समाचार पत्र, सूखी पत्तियां, कागज की थैलियां। समूह 2 में क्या है? कपड़े के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियां, टूटा कांच, एल्यूमिनियम के रैपर्स, कीले, पुराने जूते और टूटे खिलौने। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब प्रत्येक समूह में से कचरे के 2 पृथक ढेरियों की में बांटना है। इन्हें ए बी सी डी में हमने बांट देना है। इनमें से प्रत्येक समूह की एक एक ढेरी को प्लास्टिक की 2 पृथक थैलियों में भरकर इनके मुंह को हमने कसकर क्या करने हैं? बंद कर देने हैं, ए बी सी डी को। ठीक है, मैदान में क्या करना है गाइस? हमने 4 गड्ढे खोल देने हैं। अब जो हमने प्लास्टिक की थैलियां ली थी तो दूसरी ढेरियों को पृथक पृथक हमने अलग अलग गड्ढों में भर देना है। और उनमें हमने ऊपर से क्या करना है कि उनमें हमने मिट्टी डाल देनी है, मिट्टी से उनको ढक देना है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे गाइस। आप कचरे के इन ढेरों को दबाने के लिए 4 गमले भी क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। 4 दिन के बाद आप क्या देखेंगे? 4 दिन के बाद देखेंगे कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को हमने देखना है। कचरे का काला हो जाना, ये आपको राइट डाउन करना है। कचरे का काला हो जाना और उससे कोई दुर्गंध ना आना, लगता है कचरे का क्या हो गया? पूर्ण विलंघन
विगलन हो गया है, इसे पुनः मिट्टी से ढक देना है। हमने एक बार देख लिया, फिर उसको पुनः मिट्टी से ढक देना है। इसी प्रकार 2-2 दिनों के अंतर पर उनका अवलोकन करना है, दोबारा 2-2 दिन बाद हमने उसको देखना है और अपनी नोटबुक में लिखना है कि कचरा जो है पूर्ण विगलित हो गया है, दुर्गंध आ रही है, आंशिक रूप से विगलित है, लगभग पूर्णतः विगलित है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड में आएंगे और होगा कि क्या परिवर्तन हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा भी होगा किसी ढेरी की कचरे का विगलन हुआ और किसका नहीं हुआ, तो ये सब आपको बताना है। हमने ये 4 क्रियाकलाप बता रखे हैं कि कचरे की ढेरियों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। इन्होंने एक सारणी बता रखी है क्लास 6 के बच्चों के लिए। गाइस आपने क्या करना है, आपने सिर्फ मेन पॉइंट्स ही क्या करने हैं, याद करने हैं। यदि आपने कुछ और प्रश्न भी किए तो उन्हें भी अपनी नोटबुक में क्या करना है, लिखना नहीं बोलना। यदि कचरा, अब आपके लिए मेन पॉइंट आ गए हैं कि यदि कचरा पूर्णतः विगलित हो गया है तो उससे दुर्गंध नहीं आ रही है तो उसे उस मृदा में मिला दें। अगर आपको लगता है कि पूरी तरह गल गया है और कोई आपको स्मेल भी नहीं आ रही है तो उसको मृदा में यानी मिट्टी में मिला दें, जिससे आप अपनी पसंद के पौधे भी क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। यह आपके पौधों को आवश्यक पोषक प्रदान करेगा। इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिए। आपने इस क्रियाकलाप में ये प्रश्न किया होगा कि कचरे की कुछ चीजें विगलित होती है जिनसे खाद बनती है, जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कुछ पदार्थों की विगलित और खाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। ओके, तो ये भी आप राइट डाउन कर लीजिए गाइस। कुछ शहरों और नगरों में नगर पालिकाएं 2 प्रकार के कचरे को एकत्रित करने के लिए क्या करती है, पृथक पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। एक तो होता है नीला, दूसरा होता है हरा। नीले में आप क्या कर सकते हैं, नीले में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ हम डाल सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, धातुएं और कांच। ये आप राइट डाउन कर लीजिए, अलग अलग हैं, आप इसको मेन पॉइंट बना लीजिए। वही पदार्थ जो कूड़े के ढेर में विलुप्त नहीं हुए थे, ठीक है, अगर हम दोनों को एक साथ कर देंगे मान लीजिए तो वो विगलित नहीं होंगे, गलेंगे नहीं। अगर सबको हम इकट्ठा कर देंगे, हम अलग अलग करके देंगे तो विगलित जल्दी होंगे। समझ रहे हैं आप? हर एक कूड़ेदान रसोई और अन्य पादप तथा जंतु अपशिष्टों को एकत्रित करने के लिए होते हैं। आपने ये नोट किया कि इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबने पर पूर्णतः विगलित हो जाते हैं। अब तो आप समझ गए हो क्रियाकलाप 1 में किए गए कचरे को फेंकने से पहले उसे 2 समूह में क्यों हमें जो है बांटना जरूरी है। ओके, क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरों के जो है ढेरे देखे हैं? बहुधा इन्हें हम क्या करते हैं, जला देते हैं। प्राय किसान भी कटाई के पश्चात खेत में सूखी पत्तियां, फसली पत्तों के अपशिष्ट जैसे भूसे भी होते हैं, उन अपशिष्टों को जलाते रहते हैं। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक गैसें और जो है धुआं उत्पन्न होता है। हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों का उपयोग कंपोस्टिंग में क्या करना है, परिवर्तन हम कर सकते हैं। कचरे का निपटान परियोजना की अवधि में पहली और बूझो नोट किए गए प्रश्न पर हम इस पर विचार हमारा इस प्रकार है। ठीक है, ये कुछ ऐसा बताया गया है कि बूझो ने कहा है कि पत्तियों को ना जलाएं, आप इनके धुएं को सहन नहीं कर पाएंगे। तो पहली कहती है सरकार ने पत्तियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना। ठीक है, अब यहाँ चोरी नहीं है गाइस, इसका जो मतलब है गाइस वो है गैर कानूनी और अपराध से था। वह चाहती थी कि सरकार पत्तियों और दूसरे पादप अपशिष्टों को जलाने से रोकने के लिए क्या करे, कानून बनाए। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है गाइस वो है वर्मी कंपोस्टिंग। अब ये क्या है, हम पौधों को कंपोस्ट देकर उसके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन पाएंगे। मित्रों के विषय में बात करते समय क्या आप ये जानते हैं कि केंचुए जो हैं, केंचुए किसानों के बहुत अच्छे मित्र हैं। केंचुए की एक प्रजाति लाल केंचुआ इंपॉर्टेंट है, कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी होता है, यानी आपको पता लगे कि उपयोगी होता है। लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने का इस विधि को हम वर्मी कंपोस्टिंग और क्रीमी कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केंचुओं की सहायता से, ही याद रखिएगा। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप में हम देखते हैं क्या है कि मैदान में एक गड्ढा लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा खोदना है, कोई लकड़ी या बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखना है जो ना तो गाइस बहुत ज्यादा गर्म हो और ना ही ठंडा हो। ऐसे स्थान में आप क्या विचार करेंगे, जहां सीधी धूप भी नहीं पड़ती हो। अब गड्ढे और बॉक्स में लाल केंचुओं के लिए आरामदायक घर हमारा बनाते हैं। गड्ढे अथवा बॉक्स की तली में एक जाल अथवा मुर्गा जाली बिछा देना। आप विकल्प में तली में रेत की 1 अथवा 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी क्या कर सकते हैं, इसमें बिछा सकते हैं, रेत की मोटी परत भी। अब रेत के ऊपर हमने क्या करना है, सब्जी और फलों के हमने अवशिष्ट को क्या करना है, बिछा देना है। आप हरी पत्तियां, पौधे की सूखी डंडियों के टुकड़े, भूसा, समाचार पत्र, 1 इंच चौड़ी पट्टियां काटकर उनमें
रेत तथा जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। ये भी सब कुछ कर सकते हैं और ऊपर आपको सब्जी और फलों के अवशिष्ट बताए गए हैं गाइस, वो भी कर सकते हैं। आप अपनी नोटबुक के बेकार गत्ते भी पट्टियाँ बना सकते हैं, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले कागज और कॉटन का हम यहाँ पर उपयोग ना करें। रेत अथवा तार की जाली पर सूखी गोबर भी बिछाया जा सकता है। कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो आप जाली पर बिछा सकते हैं। कुछ जल छिड़क कर इस परत को नम बनाइए। जल इतना अधिक ना हो गाइस कि वो बहने लगेगी, आपको ध्यान रखना है। अपशिष्ट की परत को दबाना है और उसे पोलर एनर्जी दीजिए और इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु और क्या हो, नमी बनी रहे। अब आपका गड्ढा जो है लाल केंचुओं के स्वागत के लिए क्या है, तैयार है। इतना कुछ कर लिया तो वो लाल केंचुआ अब आ जाएगा। कुछ लाल केंचुए खरीद कर इन्हें अपने गड्ढे में रखना है। अब इन्हें जूट की बोरी, पुरानी चादर और घास के हल्के से हमने क्या करना है गाइस, इसको ढक देना है। आपके लाल केंचुओं को भोजन चाहिए। आप उन्हें फल तथा सब्जियों की अपशिष्ट, कॉफी, चाय, छलनी की बची हुई पत्तियां, खेत व बगीचे के खरपतवार जो है आप इसको दे सकते हैं। ये सब चीज़ें आप जो है लाल केंचुओं के दे सकते हैं। इस गड्ढे में इस भोजन को लगभग 2-3 सेंटीमीटर गहराई में दबाकर रखना अच्छा हो सकता है। हम इसमें इनको क्या क्या नहीं दे सकते हैं, नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस और दूध, ये हम सब कुछ नहीं दे सकते लाल केंचुओं को। इन वस्तुओं को गड्ढे में डालने से इनमें रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे के पदार्थों को धीरे धीरे मिलाने रहना है। इसकी ऊपरी सतह को आपने हिलाए रखना है। अब जो आपको चीज़ ध्यान देनी है वो ये है कि लाल केंचुओं के गाइस दांत नहीं होते हैं। इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो भोजन को पीसने में उनकी मदद करता है। यदि आप अंडे के छिलके और समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो आहार के साथ कृमि के गिजर्ड में भी पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं और उनके गिजर्ड तक पहुंच जाएगा और उनके क्या होगा, उनको भोजन को पीसने में उनकी सहायता करेगा। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार क्या कर सकता है, खा सकता है। पॉइंट वाइज लिखिएगा, इस बिल्कुल भी हम नहीं भूलेगा। लाल केंचुए बहुत गर्म और ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। अपने आसपास नमी की उनको आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केंचुओं की भली भांति देखभाल करते हैं तो एक मास में उनकी संख्या क्या होगी, दोगुनी हो जाएगी। और 3-4 सप्ताहों के अंतराल पर अपने गड्ढे को सावधानीपूर्वक प्रेषण करते रहना है। क्या आप आपके गड्ढे में मिट्टी जैसा घोल आपको दिखाई देता है? अब आपका वर्मी कंपोस्ट क्या है, तैयार है। इस गड्ढे के एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ हमने अपशिष्ट डालना है। अधिकांश कृमि अन्य भागों पर छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाते हैं, और यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं और दूसरे भाग से खाद को निकालकर कुछ घंटों तक इसको धूप में सुखाना है। आपका वर्मी कंपोस्टिंग जो है प्रयोग के लिए तैयार है। अब क्या है, गड्ढे के इस बचे भाग में अधिकांश कृमि हैं। आप इनका प्रयोग और अधिक कंपोस्ट बनाने में क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं और बनाइए कंपोस्ट इस चीज़ से, और आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को भी क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इस उत्तम वर्मी कंपोस्टिंग खाद को आप अपने गमलों में, बगीचों में, खेतों में आप सब में डाल सकते हैं। अपशिष्टों से जो सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसा नहीं है। जो ये चीज़ें हैं ना गाइज, ये तो नेचुरल हैं, इससे उत्तम कुछ भी नहीं है। आप में से जिसके पास बड़े बड़े खेत हैं, गड्ढे हैं, वर्मी कंपोस्टिंग बनाकर प्रेषण कर सकते हैं और इससे आपके बहुत धन की बचत भी होगी गाइज। महंगे रासायनिक उर्वरक और खाद खरीदने के लिए आप इसको खर्च कर सकते हैं। तो गाइज ये था मेरा आज का पार्ट 1। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेन पॉइंट्स ही आपको बताए हैं, क्योंकि हम इतना डीप पढ़ेंगे, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ क्योंकि ये है कि हमने मेन पॉइंट्स ही करने हैं। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। इससे मेरी जितनी आगे आने वाली वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ओके। और अदर प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।